हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इंग्लिश मीडियम की हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप जाएं तो प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम की कर रहे हैं और ये आपके बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, भूमि सुधार क्या है। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा। भूमि सुधार इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। ठीक है, क्योंकि किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने को मिलता है 50% जो पॉपुलेशन है आपकी वो किस में लगी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। और वो सारे के सारे कहाँ क्या है, किसान है। इसी वजह से उनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन कदमों में से एक कदम क्या है, भूमि सुधार। मतलब भूमि सुधार को आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपने पूरे के पूरे समाज में लागू करना पड़ेगा ताकि किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। सो भूमि सुधार से तात्पर्य कृषि में परिवर्तन से है। कृषि में क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है। कौन सा परिवर्तन, पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिवर्तन करना है ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके, जो संबंधित है जोतों के स्वामित्व से, भूस्वामी तथा पट्टेदारों के संबंध से, और भू लगान से, और चकबंदी के आकार से। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट आती है इसमें, चकबंदी यानी कि किस तरीके से जो आपके खेत हैं, खलियान हैं, उनके आकारों में बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ साथ ये भी देखा जाता था जो किसान होते हैं उनके छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते थे। इसी वजह से उन छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों की जगह अब उनको एक बड़ी भूमि दे दी जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उसमें उपज उगा सके। ठीक है, तो आपका चकबंदी से है, भू लगान से है, कितना आप लगान भरेंगे, कितना लगान नहीं भरेंगे। टैक्स सिस्टम को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और भूस्वामी तथा पट्टेदारों के संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनका संबंध किस तरीके का था। अब जो भेदभावपूर्ण नीति है अब वो चलेंगी नहीं। अब किसान और सरकार आपस में मिलकर काम करेंगे और जो किसानों की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए सरकार सदैव तत्पर रहेगी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार क्या होते हैं, आप जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सहकारी खेती क्या होती है। सहकारी खेती में ये देखा जाता है जो किसान होते हैं, अभी संसाधनों का जो सभी के पास अपने अपने संसाधन होते हैं, तो उन्हीं संसाधनों का साथ मिलकर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, खेती कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके और उसी फसल को बाजार में जाके बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो देखने को मिलता है पूरा का पूरा समूह मिलकर जो खेती करता है, अपने संसाधनों का आपस में आवंटन करता है, उसके बाद जो काम करता है उसको सहकारी खेती में गिना जाता है। और इस प्रकार की खेती में, ठीक है, सहकारी खेती में देखने को मिलता है जो मुनाफा होता है वो किसानों को ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिविजुअली उनके पास संसाधन कम होते हैं। इसी वजह से वो सहकारी खेती में संलग्न होते हैं। तो सहकारी खेती वह प्रणाली है जिसमें किसान भूमि पर खेती करने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। वे अपने उत्पादन को भी सामूहिक रूप से बेचते हैं। सामूहिक रूप से मतलब क्या है, साथ मिलकर बेचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको मिल सके। ऐसा लागत को निम्नतम तथा लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करना है, जो लागत है उसको कम किया जा सके और मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसी वजह से सहकारी खेती भी किसान के लिए अच्छा ऑप्शन बन के उभरता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आयात प्रतिस्थापन की नीति को परिभाषित कीजिए। आयात प्रतिस्थापन की नीति को परिभाषित कीजिए, क्या चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसका अभिप्राय उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की नीति से है जिन्हें देश शेष विश्व से आयात करता है। यह विदेशी विनिमय को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। कहने का मतलब क्या है, जो बाहर से सामान मंगाया जा रहा है, ठीक है, बाहर से आप सामान क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब उस इंपोर्ट सामान को किस तरीके से आपको कम करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था आयात और निर्यात, ठीक है ना, किस तरीके से अपने आयात और निर्यात को बैलेंस करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपने आयात और निर्यात को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके क्या है, जो मुद्रा है वो क्या होती चली जाएगी, नीचे गिरती चली जाएगी और आपकी जो फॉरेन रिजर्व है यानी कि मुद्रा कोष है वो भी खत्म होता चला जाएगा। इसी वजह से आपको जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, आयात और निर्यात दोनों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसमें हम आयात और निर्यात को क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। और वो जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी खुद की मुद्रा को बचाना चाहते हैं। अगर खुद की मुद्रा को नहीं बचाएंगे तो देखने को मिलता है जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो हर व्यक्ति की घटती चली जाएगी और देश जिस प्रकार से गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका उतना इंपॉर्टेंट है।
फोर्थ क्वेश्चन आता है, छोटे पैमाने के उद्योगों को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने को मिलता है भारत में बहुत ज़्यादा छोटे प्रकार के जो उद्योग हैं वो पाए जाते हैं, और इन्हीं में देखने को मिलता है 40% जनसंख्या काम कर रही है। सभी उद्योगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो 40% लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी जनसंख्या को ये उद्योग काम देते हैं, रोजगार देते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि कम जमीन में लग जाते हैं, ज़्यादा बड़ा आपको लैंड एक्वायर करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पे ही लग जाते हैं, साथ साथ ज़्यादातर लोगों को रोजगार देने में ही सक्षम होते हैं, और इनको ज़्यादा पूंजी और निवेश की आवश्यकता भी नहीं होती। इसी वजह से भारत में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये भी याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने में सक्षम कौन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने में सक्षम होते हैं आपके छोटे रोजगार, और भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 10 करोड़ से कम स्थिर निवेश होता है, मतलब 10 करोड़ से कम तथा 50 करोड़ से कम शुल्क बिक्री होती है। ठीक है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें, वो 50 करोड़ से कम होगा, तो आप इसको छोटे उद्योगों में मापेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में संरक्षण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अब देखो, संरक्षण किसका किया जाता है, संरक्षण उस चीज का किया जाता है जिसपे खतरा बना रहता है। तो खतरा यहाँ पर किस पे है, आपकी जो लोकल मार्केट है, यानी घरेलू जो बाजार है आपका, उसको किस तरीके से बाहर की मार्केट से बचाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद की मार्केट को नहीं बचा पाते हैं, अगर खुद की मार्केट को नहीं बचा पाते, तो देखने को मिलता क्या है, जो आपके खुद के छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जिनका छोटा छोटा सा एमएसएमई का सेक्टर से आप बोलते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो छोटा छोटा उद्योग है उसको बचाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रोजगार को सृजित करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी वजह से लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करना सभी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनकर उभरती है। इससे अभिप्राय घरेलू बाजार में विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को बचाने की नीति से है। उच्च आयात शुल्क द्वारा विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार को प्रतिबंधित किया जाता है। मान लीजिए कोई सामान आ रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे ताकि वो थोड़ा महंगा हो जाए और जो घरेलू सामान है वो ज़्यादा बिक सके। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, भूमि सुधारों ने भारतीय कृषि के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कैसे। अब देखो, भूमि सुधार जब हम करते हैं तो देखने को मिलता है बहुत से स्टेप्स हम उठाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन में क्या चल रहा होता है उस वक्त, ये चल रहा होता है किस तरीके से गरीबी को कम किया जाए, किसानों की स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाए, और समाज में जिस तरीके से गरीबी विद्यमान है उस गरीबी को किस तरीके से हटाया जाएगा। और तीसरा ये रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उन उन तक किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, किस तरीके से जो आपका खाद्य पदार्थ उन तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि जो आपकी फसल में वृद्धि लगातार होती रहे। इस तरीके के सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चलता है। तो इसी के तहत हम क्या करते हैं, बहुत से रिफॉर्म्स करते हैं, उन रिफॉर्म्स को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। भूमि सुधार में निम्नलिखित सम्मिलित है, जैसे क्या क्या करते हैं हम, भूमि जोतने वाले को स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए, मतलब जो भूमि जोत रहा है वही उसका मालिक होना चाहिए। लगान का नियम, कितना टैक्स दिया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा उपज उससे ले जाएंगे तो वो क्या खाएगा बेचारा, क्या बेचेगा और क्या बचाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी कहने का मतलब क्या है, जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके, अब 4 जगह किसान खेती करेगा तो हर जगह फोकस नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान बटा बटा रहेगा और ज़्यादा उपज भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसी वजह से वो 4 छोटे टुकड़ों की जगह उसको एक बड़ा टुकड़ा दे दिया जाए, ताकि वो पूरा का पूरा उसमें फोकस करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को अचीव कर पाए। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपका। भूमि की उच्चतम सीमा तथा अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, ठीक है, ये भी काफी जरूरी है। और सहकारी कृषि आपकी महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मुनाफा कमा सके। फिर इन सुधारों से निश्चित तौर पर भारतीय कृषि का रूपांतरण हुआ है। विशेष मध्यस्थों के उन्मूलन, मध्यस्थ कौन होते हैं, जो बीच में बिचौली होते हैं, जो सरकार को क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनको अब हटा दिया गया है। सीधा सरकार और किसान आपस में बात करते हैं और इससे समता बढ़ती जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपना। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि प्रक्रिया में बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के सापेक्षिक महत्व की व्याख्या कीजिए। किस तरीके से बड़े और छोटे जो उद्योग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखने को मिलता है चाहे छोटे उद्योग हों चाहे बड़े उद्योग हों, दोनों क्या कर रहे होते हैं, रोजगार के साधन को सृजित कर रहे होते हैं। अब इसी वजह से उद्योगों अपने बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं।
क्योंकि रोजगार के साधन सृजित कर रहे हैं, साथ साथ गरीबी का उन्मूलन कर रहे हैं। ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योगों का महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है? ये अर्थव्यवस्था में आधारिक ढांचे के आधार पर सृजित करते हैं, मतलब इनके लिए आप बहुत बड़े रिफॉर्म्स करते हो। ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग की समृद्धि को प्रेरित करते हैं, मतलब कि जो छोटे बड़े उद्योग होते हैं उनसे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको भी फलने फूलने का अवसर प्रदान होता है। बड़े पैमाने के उद्योग उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और जो कुशलता को बढ़ाते हैं। अब क्या ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो कुशलता आप होते चले जाएंगे। चौथा आता है बड़े पैमाने के उद्योग पैसे की बचत का सृजन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करने में आपकी सहायता करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में आगे ले जाने की कोशिश वहाँ पर करते हैं। और छोटे पैमाने के उद्योगों को देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। यह रोजगार का अधिक सृजन करते हैं, जैसा कि हमने देखा बहुत ज़्यादा रोजगार को सृजित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा श्रम इसमें काम करता है और यह श्रम प्रधान तकनीक है। दूसरा आता है आपका, यह संतुलित समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि यह स्थानीय लोचशीलता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोग इसमें लगे हुए होते हैं, चाहे कम स्किल्ड वाले लोग भी हों वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। जिनके पास कुशलता कम होती है वो भी इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तीसरा आता है यह समता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि यह आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को न्यूनतम करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को कम करते चले जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा अमीरों और गरीबों में, ऐसा नहीं है। इसी के वजह से देखने को मिलता है समाज में एकता दिखाई देती है, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका निकलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका NEP यानी कि उसको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि नई प्रकार की जो नीतियां लाई गई उसके उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। के दौर के बाद आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति से बाहरी नीति की ओर खिसकाव भारत के निर्यातों को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, आपको अपनी लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करना होता है, खुद की जो आपकी लोकल मार्केट है उनको प्रोटेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयात और निर्यात में बैलेंस करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन ध्यान केंद्रित करती है, जबकि बाहरी दृष्टि नीति निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करती है। आंतरिक दृष्टि नीति घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करती है। अब क्या करती है, विदेशी प्रतिस्पर्धा से आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है कि आपके जो खुद की जो मार्केट है, खुद के जो उद्योग हैं, उनको बचाया जा सके। और साथ साथ क्या होता है इसमें ये देखने को मिलता है किस तरीके से समाज में एकता लाई जाएगी। ठीक है। इसके अनुसार निर्यातों में वृद्धि नहीं हुई। जब अर्थव्यवस्था बाह्य दृष्टि नीति पर खिसकी तो भारतीय उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उत्पादन तकनीकी तथा प्रतिबंधक तकनीक के आधुनिकीकरण के दौर द्वारा घरेलू उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन लाए गए। इससे नैब के दौर में भारत में निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि हुई, मतलब आयातों और निर्यातों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर निर्यात आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है। आयात और निर्यात आपके यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से देखने को मिलता है अगर आपकी GDP बढ़ रही है तो आयात और निर्यात दोनों बढ़ते हैं आपके। ठीक है। क्योंकि जब ट्रेड बढ़ता है तो आपको सामान खरीदना भी पड़ता है, सामान बेचना भी पड़ता है, इसी वजह से दोनों को बैलेंस करके चलना है। साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि किस तरीके से समाज में जो सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं उन सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, किस वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सेक्शन आगे बढ़ता रहे, इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता यहाँ पर निकल के आती है आपकी। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका ये, और ये है आपका क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इसे आप ज्वाइन करेंगे, हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू। और इट्स डन, थैंक यू वेरी मच।